हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके तहत हम चर्चा कर रहे हैं डेफिनेशंस के ऊपर। लास्ट दो वीडियो जो हमने डिस्कस किया है उसमें केवल डेफिनेशंस ही हैं। इस वीडियो में भी हम डेफिनेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो कपल ऑफ डेफिनेशंस जो इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करेंगे वह है वर्कर, हैजार्डियस प्रोसेस एंड ऑक्यूपायर। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात जो है फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर इस वीडियो में कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हाईलाइटेड इन रेड, सो couple of other definitions are also given. Factories Act 1948 came into force on 1st day of April 1949. It extends to whole of India. Like now every act is extended to whole of India. The Factory Act comprises of 120 sections, 3 schedule and 11 chapters. Like we know it's a social legislation. काफी जनरल एक्ट है जो कि सोसाइटी के वर्कर के हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी प्रोविजन से जो है रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एडल्ट, एडोलसेंस और चाइल्ड बिल्कुल अलग अलग डिफाइंड है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। एडल्ट मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट। लाइकवाइज एडोलसेंस की हम बात करते हैं तो 15 साल जिसने कंप्लीट कर लिए हैं, सो वह 15 साल से लेकर 17 साल 11 महीने 29 दिन तक जो है वो क्या कहलाएगा, एडोलसेंट कहलाएगा। एंड चाइल्ड की हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसने 15 साल नहीं कंप्लीट किया है, तो 15 साल नहीं कंप्लीट किया, अगर वह 14 साल 11 महीने 29 दिन का भी है तो भी वह चाइल्ड ही कहलाएगा। सो चाइल्ड जिसने 15 साल कंप्लीट नहीं किया है, एडोलसेंट जिसने 15 साल कंप्लीट कर लिया है, और एडल्ट जिसने 18 साल कंप्लीट कर दिया है। तो इन सब से रिलेटेड जो है अलग अलग प्रोविजंस है फैक्ट्री एक्ट में। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है। एंड बाय कैलेंडर ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर। सो 1 जनवरी से जो है कैलेंडर ईयर शुरुआत होता है as per Factory Act. So primarily we will be looking about the provisions of health, safety and welfare. Objective of the act, as we already discussed, is to regulate the working conditions in the factory. Factory का जो मैनेजर होता है, आपने देखा है फैक्ट्री में भी उनका एक अलग से केबिन होता है। लेकिन जब यह एक्ट स्टार्ट हुआ था, जब हम आज़ादी हमने पाई थी, तो सबसे पहला शुरू होने वाले एक्ट्स में से यह एक्ट एक था जहाँ पे वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस जो है बताए गए हैं। यही इस पूरे एक्ट में जो है डिस्कस किया गया है। कपल ऑफ मोर डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंट पर्सन को भी डिफाइन किया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? It means a person or an institution recognized by the chief inspector for carrying out test, examination and inspections required to be done in a factory. मान लीजिए आप किसी माइनर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे आप किसी चाइल्ड को एम्प्लॉय कर रहे हैं, एडोलसेंट को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको जो है सर्टिफाइड सर्जन से जो है उनके डॉक्यूमेंट्स जो है लेने पड़ते हैं। इसी तरह जो है चीफ इंस्पेक्शन ऑफिसर की हम बात करें तो ये फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करते हैं, फैक्ट्री के एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि फैक्ट्री जो है वह फिट है जहां पर लोग जाकर काम कर सके। यंग पर्सन मतलब क्या होता है? यंग पर्सन या तो एक चाइल्ड हो सकता है या फिर एक एडोलसेंट हो सकता है। अब हमने चाइल्ड की डेफिनेशन देखी थी। चाइल्ड मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि 15 साल से नीचे का है। एडोलसेंट मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि 15 साल कंप्लीट कर दिया लेकिन 18 साल से नीचे का है। तो 18 साल से कोई भी व्यक्ति जो अगर नीचे का होगा तो वह किसके परव्यू में आता है? यंग पर्सन के। डे की यदि हम बात करें तो डे मीन्स 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है फैक्ट्रीज एक्ट में। वीक यानी कि इट मीन्स द पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट और सैटरडे नाइट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। हजार्डस प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इट मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। हजार्डस प्रोसेस जो है इस एक्ट में बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है, और हजार्डस प्रोसेस को इस वीडियो में भी हम काफ़ी डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कर की, दैट इज सेक्शन 2L में वर्कर को डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वर्कर मीन्स a person employed directly or
बाय थ्रू एनी एजेंसी, किसी भी व्यक्ति जिसको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया है या फिर किसी एजेंसी के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता है, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, चाहे उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, in any manufacturing process or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process or the subject of manufacturing process, but does not include any member of the armed forces of the union. Armed forces of the union को छोड़ के ये सारे जो चीज़ें हैं ये वर्कर के डेफिनेशन में आती है। अब चूंकि डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है तो हम इसको टुकड़ों में तोड़कर समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद जो हम इसको समराइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट बात करता है द वर्कर मतलब कोई भी कैसा है, एम्प्लॉयड पर्सन। सो एम्प्लॉयड का क्या अर्थ है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्प्लॉयड, the concept of employment involves three ingredients as we know, employer, employee and contract of employment. So employer कौन होता है, जो कि employ करता है किसी को, one who engages the services of other person. employee कौन होता है, employee जो किसी व्यक्ति के लिए काम करता है, who works for another for hire. So that is what the meaning of employed is. अब the expression employed does not necessarily involve the relation of master and servant. क्या employed employee में master और servant होने का जो relation है ये must है? नहीं, ये must नहीं है. There are conceivable cases where no such relationship exists and yet the person would be workers. So the expression a person employed according to Justice Vyas means a person who is actually engaged or occupied in a manufacturing process, a person whose work is actually utilized in that process. So the definition of worker is clearly enacted in terms of a person who is employed in and not in terms of a person who is employed by. So जो person को employ किया गया है उस perspective से जो है डेफिनेशन ऑफ वर्कर बनाया गया है. सो इट इज इमटेरियल किसने एम्प्लॉय किया, कैसे एम्प्लॉय किया गया, और एज लॉन्ग एज ही इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही इज अ एम्प्लॉयड वर्कर. नेक्स्ट वी टॉक ऑफ पीस रेट वर्कर. Are whether piece rate workers can be workers? Yes, piece rate worker can be workers within the definition of the works in the act, but they must be regular workers and not someone who works according to their sweet will. It makes no difference whether the worker employed in the manufacturing process is paid time rate wages, piece rate wages. टाइम रेट पे किया गया किसी को, पीस रेट पे किया गया हो, दोनों ही डेफिनेशन ऑफ वर्कर में आते हैं. द पार्टनर्स ऑफ कंसर्न की यदि हम बात करें, एक जो फर्म है उसमें अगर कोई पार्टनर है तो वो जो प्रीमाइसेस में रहते भी अगर फैक्ट्री के, तो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड वर्कर विद इन द सेक्शन 2(1) अकॉर्डिंग टू दिस केस. सो पार्टनर ऑफ कंसर्न वर्कर की डेफिनेशन से बाहर है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की भी यदि हम बात करें तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, ही इज अ पर्सन हु इज चार्ज विद द वर्क एंड हैज टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट, बट द मैनर इन विच द रिजल्ट इज टू बी अचीव्ड इज लेफ्ट टू हिम एंड देयर इज नो कंट्रोल और सुपरविजन टू द मैनर इन विच ही हैज टू अचीव द वर्कर. ही इज नॉट अ वर्कर. कहने का मतलब है एक इंडिपेंडेंट वर्कर की बात करें तो उसके ऊपर कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, उसके ऊपर कोई कंट्रोल सुपरविजन वाली बात नहीं होती है. उसको एक काम दे दिया जाता है, उसको एक डेडलाइन दे दी जाती है, वो अपने हिसाब से उस काम का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसको मैनेज करता है, अकम्प्लिश करता है. तो वह इंडिपेंडेंट वर्कर डज नॉट कम इन द परव्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वर्कर. Next is employment should be direct or through some agency. As the definition says, the work directly or through agency in the definition indicates that the employment is by management or through some kind of employment agency. For example, if you see the housekeeping staff is generally hired through some agency. Your Kamwali Bai at the home may be hired through some agencies in metros. So these workers also fall in the category of worker. So in either case, there is a contract of employment between the management and the person employed. So only such person can be classified as worker who works either directly or indirectly or through some agency for doing work of any manufacturing process or cleaning etc.
with which the factory is concerned. So they will also fall in the category of worker, whether they are employed by through some agency or whether they are employed directly. So it does not contemplate on the case of a person who comes, that too without the intervention either directly or indirectly, and does some work on the premises of the factory. Next is employment should be in any manufacturing process, etc. This we have covered in great detail when we discussed the definition of manufacturing process in the last video. So if you have not seen the first two videos, please go and watch it. Couple of more definitions will be clear. So the definition of worker is fairly wide. It takes within its sweep not only the persons employed in the manufacturing process but also cleaning any part of the machinery and premises used for manufacturing process. So when we had a look at the definition of manufacturing process, even cleaning is included in manufacturing process. So कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयड ना हो करके केवल क्लीनिंग फैक्ट्री में जो है केवल प्रीमाइसेस क्लीन कर रहा है, मशीनरी क्लीन कर रहा है, तो क्या वो सारे व्यक्ति डेफिनेशन ऑफ वर्कर में आएंगे? बिल्कुल आएंगे. It goes far beyond the direct connection with the manufacturing process by extending it to other kind of work which may be either incidental to or connected with not only manufacturing process itself but also the subject of the manufacturing process. The concept of manufacturing process has already been discussed, like we have discussed in the last video. So कोई भी व्यक्ति जो कि स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ मशीनरी, क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री, इन इत्यादि वर्कों में भी अगर इन्वॉल्व है तो वो भी वर्कर डेफिनेशन ऑफ वर्कर में शामिल होगा. आगे बढ़ते हैं. द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एम्प्लॉयड इन क्लीनिंग इन एनी पार्ट ऑफ मशीनरी एटसेट्रा एंड एम्प्लॉयड इन द वर्क इंसिडेंटल टू द प्रोसेस आर डिस्कस्ड बिलो. एम्प्लॉयड इन क्लीनिंग any part of the machinery, if the person is employed in cleaning in any part of the machinery premises which is used for manufacturing process, he will be held as worker. And अगर कोई भी व्यक्ति cleaning के अलावा employed in the work incidental to the process. So this clause is very important because it enlarges the scope of the term of manufacturing process. So this is all these type of works also, जो कि मेन कहने का मतलब किसी मेन चीज से ना जुड़ करके जो है उसके क्लीनिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ना जुड़ करके जो है क्लीनिंग ऑफ मशीनरी से रिलेटेड है, या फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य जो इसके इंसिडेंटल टू द प्रोसेस हो. So इसमें cleaning is also one bit. So there can be multiple things. Thus it enlarges the scope of the term of manufacturing process. And manufacturing process term is itself very wide, which we have covered in the last video. Next is employed in the work incidental to the process. So there is a case in Shinde versus Bombay Telephones 1968. It was held that whether the workman stands outside the factory premises or inside it, his duties are connected with the business of the factory. तो कहने का मतलब डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, या फिर इंसिडेंटल टू द प्रोसेस, वो फैक्ट्री के बाहर रहता है लेकिन वह बाहर रहकर मान लीजिए फैक्ट्री की जो है क्लीनिंग कर रहा है, प्रीमाइसेस की क्लीनिंग कर रहा है. सो यहाँ पर वो सारे वर्कर्स जो है इंसिडेंटल टू प्रोसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे एंड दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज वर्कर. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट में बी फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट. किसी व्यक्ति को वेजेस मिलता है एज रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज. वर्कर्स को वेजेस मिलता है ना. सो ए पर्सन हु रिसीव्स रेम्यूनरेशन ऑन piece work basis, a person may be working as an apprentice, and a person who is honorary worker. All this comes within the definition of worker. चाहे उसको पीस रेट मिले, चाहे उसको आवरली चार्ज मिले, या फिर उसको जो है ऑनररी वर्कर हो, ये सारे वर्कर्स जो है वर्कर की श्रेणी में आते हैं. Therefore, to be a worker, it is immaterial whether the person is employed for a remuneration or for no wages. Next is any member of the armed forces of the union is excluded from the definition of worker. Very very important कि आपको याद रखना है वर्कर की definition में अगर exception आपसे पूछा जाए, so any आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन में एम्प्लॉयड जो भी व्यक्ति होंगे वह इस डेफिनेशन से जो है बाहर है.
So moving on, whether all the employees are workers, then a question arises whether all employees are workers or not. Since the word employee has not been defined in the act, it follows that all workers within the ambit of definition under the act would be employees, while all employees would not be workers. All persons employed in or in connection with the factory, whether or not employed as workers, are entitled to the benefits of Act. Once it is established prima facie that the premises in the question is a factory within the meaning of the Act, the provisions of the section 103 as to pre-assumption of employment are immediately attracted, and the onus to prove contrary shifts to the accused. So सारे एम्प्लॉय कहने का मतलब है वर्कर नहीं होते हैं, लेकिन जो भी एम्प्लॉय इस वर्कर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं उसको उनका बेनिफिट जरूर मिलता है. सो नाउ if we want to sum up the definition of worker under 2L, couple of small things we have to remember. Let's revise it once. A person employed in any manufacturing process or cleaning और एनी वर्क इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यह सारे कुछ जो है किसके डेफिनेशन में आते हैं? वर्कर के डेफिनेशन में आते हैं. कोई भी व्यक्ति जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयड है, किसी क्लीनिंग में एम्प्लॉयड है, या फिर कोई भी वर्क जो कि इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. सो ये सारे लोग किसके डेफिनेशन में आते हैं? वर्कर के डेफिनेशन में आते हैं. कोई भी व्यक्ति जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, या फिर किसी एजेंसी के द्वारा एम्प्लॉयड है, या फिर एम्प्लॉयर को उसका नॉलेज है कि वह व्यक्ति जो है एम्प्लॉयड है उसके प्रीमाइसेस में, या फिर एम्प्लॉयर को उसका नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति वर्कर के डेफिनेशन में आएगा. रेम्यूनरेशन के लिए काम करे चाहे, या रेम्यूनरेशन के लिए नहीं काम करे, वो सारे व्यक्ति भी वर्कर के डेफिनेशन में आते हैं. और रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की हम बात करते हैं जैसे कि, तो वो सारे लोग जो होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं वर्कर के डेफिनेशन में. सो हमने क्या देखा? वर्कर कैन बी एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली or by through any agency including a contractor with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process, in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process, or the subject being dependent on the manufacturing process, but it does not include any member of the armed forces of the union. So ये था definition of worker. Okay, now moving on to the next definition now. ऑक्यूपायर. ऑक्यूपायर का क्या डेफिनेशन है? ऑक्यूपायर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2N में. और ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर सेक्शन 2N ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म ऑक्यूपायर एज अ पर्सन who has ultimate control over the affairs of the factory. फैक्ट्री का मालिक कह सकते हैं सिंपल भाषा में. कोई भी व्यक्ति जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो पूरे फैक्ट्री के कार्यों को लेकर के, जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑक्यूपायर कहलाता है. अब इसमें कपल ऑफ टर्म्स है जो आपको ध्यान देना है. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ फर्म or any other association of individual or any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be occupier. केस ऑफ फर्म में जो है, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर या फिर मेंबर्स देयरऑफ को हम क्या कहेंगे? डीम टू बी ऑक्यूपायर. और अगर हम कंपनी की बात करते हैं, एनी वन ऑफ डायरेक्टर कैन बी डीम टू बी occupier. In case of factory owned or controlled by the central government or any state government or any local authority, the person appointed to manage the affairs of the factory by the central government or the local authority as the case shall be deemed to be occupier. ऐसे भी केसेस होते थे जहाँ पे फैक्ट्री अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, तो लोग जो है सारा दारोमदार किस पर डाल देते थे? वो लोग सारा दारोमदार जो है किस पर डाल देते थे? स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर कोई भी फैक्ट्री अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा ओन्ड है, तो वहां पे जो भी व्यक्ति वहां पर अपॉइंट किया जाएगा टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री, वही व्यक्ति क्या होगा? डीम टू बी द
ऑक्यूपायर कहलाएगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज हजार्डस प्रोसेस। सो ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। अगेन हजार्डस प्रोसेस की हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा प्रोसेस या फिर एक्टिविटी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, द वर्ड फर्स्ट शेड्यूल, हजार्डस प्रोसेस को डिफाइन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, वेयर unless special care is taken, raw material used therein or immediate or finished products, byproducts, waste or effluents thereof would be cause material impairment to the health of the person engaged or connected therewith। किसी भी तरीके से मटेरियल इम्पेयरमेंट यानी कि कोई सिग्निफिकेंट हानि पहुंचाए किसी वर्कर के हेल्थ में, तो वो चीजें किसके अंदर आती है, हजार्डस प्रोसेस के अंदर आएंगी। या फिर anything which is results in pollution to the general environment also comes under the purview of the definition of hazardous process, provided that the government by notification in the official gazette amend the first schedule or by way of addition, omission or variation of any industry specified in the said schedule। So hazardous process से related कुछ important provisions है जिसको हम काफी briefly जो है आपके साथ discuss कर लेते हैं। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट को 1948 को 1987 में अमेंड किया गया था और वहां पर एक नया चैप्टर निकाला गया था, चैप्टर 4। सो हजार्डस प्रोसेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2CB फर्स्ट शेड्यूल इंडस्ट्री स्पेसिफाइड प्रोसेस और activity unless special care is taken therewith। So we have seen two points। अगर कोई भी प्रोसेस मटेरियल इम्पेयरमेंट, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट करता है एक वर्कर को या फिर जनरल पोल्यूशन लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ाता है, सो ये दोनों चीजें जो है किस में क्या कहलाती है, हजार्डस प्रोसेस में आती हैं। अब यहाँ पे काफी सारे प्रोविजंस है। देखिए कंस्टिट्यूशन ऑफ द साइट अप्रेजल कमिटी बनना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स द कमिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू ग्रांट परमिशन फॉर इनिशियल लोकेशन ऑफ अ फैक्ट्री इट शैल कंसिस्ट ऑफ, उस कमिटी में 14 मेंबर, चीफ इंस्पेक्टर एज चेयरमैन होने चाहिए, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ control of water pollution appointed by the central government, section 3 of the water prevention and control of pollution act 1876। so बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हमने हाईलाइट कर दी है रेड में। उसके बाद जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड भी होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें मुख्य है। देखिए ये जो पूरा का पूरा एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, ये किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। सो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है प्रोविजंस भी इन्होंने बनाए हैं। हजार्डस प्रोसेस होता क्या है, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो मटेरियल इम्प्रूवमेंट जो है एडवर्स इफेक्ट डाले किसी वर्कर के हेल्थ पे या फिर पोल्यूशन के लेवल में जो है जनरल एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बढ़ाने में मदद करे, तो ये चीज़ें किसके अंदर आती है, हजार्डस प्रोसेस के डेफिनेशन के अंदर आती है। सो ये इस वीडियो में केवल इतना ही हमने डिस्कस किया आपके साथ, हजार्डस प्रोसेस क्या होता है, ऑक्यूपायर क्या होता है, और हमने जो है आपके साथ वर्कर का डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में कवर किया। सो इसके साथ हमारे मेजर डेफिनेशंस जो है कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोविजंस देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। थैंक यू।